हेलो एवरीवन। तो हिस्ट्री में हमने 65 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। 66 क्वेश्चन हमारा है द राइटर ऑफ महाभाष्य पतंजलि वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ। तो पतंजलि जो हैं जिन्होंने लिखा है महाभाष्य वो किसके कंटेम्प्रेरी हैं? तो सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो पतंजलि द ऑथर ऑफ द महाभाष्य वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द पुष्यमित्र शुंग। 185 185 से 149 बीसी इनका टाइम है। नेक्स्ट हमारा है द फाउंडर ऑफ नव्य न्याय वाज। कौन है फाउंडर नव्य न्याय के? तो ये गंगेश हैं। ठीक है, कौन है? गंगेश हैं। गंगेश जो है नव्य न्याय के फाउंडर हैं। और ये कहाँ पे है? ये देखिए इनका जो ये मिथिला के है। मिथिला कहाँ पे है? बिहार में है। एंड ये इनके रिवोल्यूशनरी वर्क का जो है एक नव्य न्याय एक फाउंडेशन उन्होंने बनाया, बहुत ही रिवोल्यूशनरी उनका काम था। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है गंगेश उपाध्याय। ठीक है, 5 ग्रेट मेंबर्स वर देयर इन द स्कूल। 5 लोग थे जो इसमें थे। जैसे क्या नाम है इनका देखेंगे, दीदितिकर और आपका रघुनाथ शिरोमणि, मथुरानाथ, जगदीश और गदाधर भट्टाचार्य। ठीक है, गदाधर भट्टाचार्य, ये सारे लोग जो है 5 लोग थे जो नव्य न्याय में सम्मिलित थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लिव वेल एज लॉन्ग एज यू लिव। लिव वेल इवन बाय बोरोइंग फॉर वंस क्रीमेटेड देयर इज नो रिटर्न। दिस, अब ये जो है देखिए रिजेक्शन जो है आपके इसका, ये किसकी कौन से सेक्ट का ये कहना है, मतलब कौन सा सेक्ट इससे जो है सहमत होता है। ठीक है ना, तो देखिए क्या है इसका मतलब है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो। इसके लिए चाहे ऋण ही क्यों ना लेना पड़े, क्योंकि शरीर एक बार जो है खत्म हो जाती है, शरीर एक बार भस्मीभूत हो जाता है तो उसका जो है पुनरावृत्ति नहीं होती, शरीर वापस नहीं आती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है, देखिए ऑप्शन हमारा है चारवाक। ठीक है, सही उत्तर हमारा चारवाक है। चारवाक जो है, चारवाक लोगों का यही कहना था कि चारवाक एम्फसाइज मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी इन द स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। ये भी एक स्कूल है फिलोसफी का, एक दर्शन का ये भी स्कूल है, चारवाक दर्शन। और उनका जो पूरा एम्फसिस था वो मटेरियलिस्टिक फिलोसफी पे बेस्ड था। द आइडिया ऑफ दिस स्कूल ऑफ फिलोसफी इज टू लिव वेल एज लॉन्ग एज यू लिव, लिव वेल इवन बाय बोरोइंग फॉर वंस क्रीमेटेड देयर इज नो रिटर्न। तो ये जो है चारवाक लोग कहते हैं। देखिए न्याय फिलोसफिकल सिस्टम वाज प्रोपागेटेड बाय, जो न्याय जो है दर्शन है वो किसके थ्रू प्रोपागेट किया? तो वो गौतम ने प्रोपागेट किया था, न्याय को गौतम ने प्रोपागेट किया था। न्याय दर्शन वाज प्रोपागेटेड बाय गौतम हु इज आल्सो नोन एज द, गौतम को और क्या कहते हैं? गौतम को अक्षपाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षपाद। ठीक है, वर्ड जो न्याय जो शब्द है मीन्स डिसीजन और लॉजिक। क्या मतलब है? डिसीजन और लॉजिक। न्याय दर्शन रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द 16 सब्सटेंस और एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या है? 16 सब्सटेंस और एलिमेंट्स का जो है एग्जिस्टेंस है न्याय में। द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ न्याय दर्शन इज क्या है? और जो ओरिजिनल टेक्स्ट है न्याय दर्शन का वो है न्याय सूत्र। ठीक है, और अगर हम कपिल की बात करें, महर्षि कपिल की बात करें तो वो सांख्य दर्शन, देखिए महर्षि कपिल जो है सांख्य दर्शन से, और अगर जैमिनी की बात करें तो वो पूर्व मीमांसा से। तो याद रखिएगा जैमिनी जो है उनका संबंध पूर्व मीमांसा से है, कपिल का संबंध, महर्षि कपिल का संबंध सांख्य दर्शन से है, और वहीं न्याय दर्शन का संबंध जो है वो गौतम ऋषि से है। ठीक है, ये है। ऑथर ऑफ द न्याय दर्शन वाज, न्याय दर्शन के ऑथर कौन थे हमें पता है, गौतम थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ न्याय फिलोसफी वाज, कौन थे फाउंडर न्याय फिलोसफी के? तो न्याय फिलोसफी के गौतम थे। सेम क्वेश्चन है मीमांसा। मीमांसा जो है मैंने बताया था जैमिनी। ठीक है, मीमांसा रिलेटेड है जैमिनी से। द थियरी ऑफ कर्म इज रिलेटेड विद, न्याय से, मीमांसा से। ठीक है, जो कर्म की थियरी है वो किससे जो है संबंधित है? तो एक बार देख लेते हैं कि किससे संबंधित है कर्म की थियरी। तो देखते हैं, हाँ तो देखिए द थियरी ऑफ कर्म इज रिलेटेड टू द मीमांसा। ठीक है, मीमांसा से जो है रिलेटेड है, कर्म की थियरी मीमांसा से रिलेटेड है। इट इज नोन एज द कर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा और धर्म मीमांसा। ठीक है, इसके दो जो है मीमांसा है, एक कर्म मीमांसा और दूसरा पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा को धर्म मीमांसा भी कहते हैं। आचार्य ऑफ मीमांसा, मीमांसा के आचार्य कौन है? कुमारिल भट्ट। ठीक है, जो आचार्य जो है उनका नाम है कुमारिल भट्ट। is considered as a link between the पूर्व मीमांसा एंड वेदांता। तो जो कुमारिल भट्ट हैं उनको ये समझा जाता है कि ये पूर्व मीमांसा, ठीक है, और वेदांत के लिंक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी इज ऑफ ओपिनियन दैट वेदास कंटेन द इटर्नल ट्रुथ। ठीक है, जो इटर्नल ट्रुथ है, शाश्वत सत्य है, वो कौन सा जो है वेद ये एक्सेप्ट करता है, कौन सा जो है हमारा वेद भी एक्सेप्ट करता है कि
देखिए एक बार फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी इज ऑफ द ओपिनियन दैट वेदास कंटेन द इटर्नल ट्रूथ। ठीक है, तो हमारा कौन सा फिलोसफिकल जो हमारा कौन सा दर्शन है ये कहता है कि वेदा जो है, वेदा में ही इटर्नल शाश्वत सत्य है। ठीक है, ये मीमांसा जो है एक्सेप्ट करता है कि वेदास में ही जो है शाश्वत सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए पूर्व मीमांसा है, मीमांसा फिलोसफी एक्सेप्ट दैट वेदा कंटेन द इटर्नल ट्रूथ। पूर्व मीमांसा टेल्स अबाउट द कर्म कांड एंड उत्तर मीमांसा अबाउट द ज्ञान कांड। पूर्व मीमांसा किसके बारे में बताता है? कर्म कांड के बारे में, और उत्तर मीमांसा ज्ञान कांड के बारे में बताते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ द इंडियन फिलोसफी। ठीक है, कौन सा जो है षड दर्शन का भाग नहीं है? ठीक है, षड दर्शन मतलब जो हमारी 6 फिलोसफीज हैं, ठीक है, उसका भाग नहीं है। तो देखिए मीमांसा और वेदांत है बिल्कुल, न्याय और वैशेषिका भी हैं, लोकायता और कपालिक ये नहीं है, लोकायता और कपालिक नहीं है, सांख्य और योग भी है, सांख्य और योग भी है। ठीक है, देखते हैं, देखिए हिंदू फिलोसफी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ दर्शनास, जैसे फिलोसफीज, वर्ड व्यू, टीचिंग। ये दर्शन मतलब होता है, दर्शन मतलब होता है ये फिलोसफी, वर्ड व्यू, टीचिंग। तो ये जो ग्रुप ऑफ दर्शन है दैट इमर्ज इन एंशियंट इंडिया, तो ये जो है एंशियंट इंडिया में हमारे भारत में जो है इमर्ज हुए थे। द मेन स्ट्रीम हिंदू फिलोसफी इंक्लूड्स 6 सिस्टम। तो हमारी जो हिंदू फिलोसफी इसमें 6 सिस्टम है। ठीक है, 6 सिस्टम जिसको षड दर्शन कहते हैं। ठीक है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा एंड वेदांता, ये 6 जो हमारे दर्शन हैं। ठीक है, 6 जो है हमारी फिलोसफी है। ठीक है, हेंस लोकायता एंड कपालिका आर नॉट द पार्ट ऑफ द 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ अद्वैत फिलोसफी। अद्वैत फिलोसफी के फाउंडर कौन है? तो देखिए अद्वैत फिलोसफी के जो फाउंडर है वो शंकराचार्य है। ठीक है, शंकराचार्य, तो उन्होंने अद्वैत को जो स्थापित किया। देखिए प्रिंसिपल एक्सपोनेंट ऑफ द अद्वैता वेदांता इंटरप्रिटेशन वाज आदि शंकराचार्य इन 8th century who systematized the work of the preceding philosophers। उनने जो उनके पहले के जो फिलोसफर्स थे उनके वर्क को क्या किया? सिस्टमेटाइज किया। 8th century में आदि शंकराचार्य का जो प्रिंसिपल था वो अद्वैतवाद था। ठीक है, अद्वैत वेदांत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द अद्वैत वेदांता मुक्ति कैन बी ऑब्टेन। तो मुक्ति कैसे? ज्ञान से होगी, कर्म से होगी, और भक्ति से होगी, योग से होगी। तो अद्वैत के हिसाब से ज्ञान से जो है मुक्ति होती है। बहुत लोग भक्ति से भी मुक्ति बताते हैं और योग से भी मुक्ति होती है, लेकिन कर्म मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं करता है। ठीक है, कर्म से तो हमें जो है अपना जो कर्म का बंधन है उसको करके हमें जो है मुक्ति, कर्म से मुक्ति चाहिए, हमें कर्म के द्वारा मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू द अद्वैतवाद मुक्ति या लिबरेशन कैन बी ऑब्टेन बाय नॉलेज। ठीक है, नॉलेज मतलब ज्ञान, तो ज्ञान से जो है मुक्ति प्राप्त होगी। इट्स सेंटर्ड अराउंड द नॉलेज एंड बिलीव करेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोवाइड नॉलेज ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ आत्मा। ठीक है, हमारे आत्मा का, आत्मा मतलब होता है आत्मन, सोल मतलब आत्मन, तो आत्मन को समझना और ब्राह्मण को समझना, आत्मन और ब्राह्मण विच रिजल्ट्स इन मुक्ति। ठीक है, तो आत्मन और ब्राह्मण का जो है उसकी आइडेंटिटी, उसका एग्जिस्टेंस समझना, वो हमें जो है मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा, यानी कि नॉलेज मिलेगा तो आदमी मुक्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फिलोसफी ऑफ वेदांता। कौन जो है रिलेटेड नहीं है फिलोसफी ऑफ वेदांता से? तो ये है डी, माधव जो है रिलेटेड नहीं है। देखिए आदि जो शंकराचार्य हमारे, ठीक है, अभिनव गुप्त और सॉरी ये माधव हैं, आई एम सॉरी ये माधव हैं, आदि शंकराचार्य, रामानुज और माधव हैं, अभिनव गुप्त नहीं है। ठीक है, तो अभिनव गुप्ता इज नॉट रिलेटेड टू द फिलोसफी ऑफ वेदांता। द थीसिस ऑफ द वेदांता फिलोसफी हैज एन इनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन द हिंदू थॉट एंड कल्चर। तो जो थीसिस है वेदांता फिलोसफी की, उस पर उसका हिंदू जो है थॉट का, हिंदू कल्चर पे बहुत बड़ा जो है असर पड़ा है। ठीक है, शंकराचार्य का समय 8th century था, रामानुज का अगर समय देखें तो 11th century है, और माधवा का जो समय देखें तो 13th century है। ठीक है, तो ये जो है। अब देखिए अगर हम अभिनव जो है गुप्त की बात करें तो इनका जो मुख्य जो उनको जो फेमस कहाँ से हुए थे, उनको मुख्य ख्याति तंत्र और अलंकार शास्त्र से वो जो है उनको हम जो है जोड़ सकते हैं, उनको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये दर्शन के क्षेत्र के तर्क शास्त्र से जुड़े हुए थे, तर्क शास्त्र से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये है हमारा। अब देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ इंडियन एटॉमिज्म। ठीक है, एटम का जो है सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया इंडिया में?
तो ये जो है महर्षि कणाद, क्या नाम है, महर्षि कणाद, ठीक है। देखते हैं, महर्षि कणाद वॉज द फाउंडर ऑफ द वैशेषिका स्कूल, ठीक है। तो महर्षि कणाद किसके फाउंडर थे, वैशेषिका स्कूल के, वैशेषिक स्कूल के ऑफ इंडियन फिलोसफी, एंड ही प्रोपाउंडेड द एटम थियोरी एंड कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ इंडियन एटमिज्म, ठीक है। तो ये एटम थियोरी को उन्होंने प्रोफाउंड किया था, ठीक है। क्या किया था, एटम थियोरी को उन्होंने बताया था। और अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी मटेरियल सब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ एटम, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीजें मटेरियल हैं जो हमें दिख रही हैं वो एटम से बनी होती हैं। वैशेषिका दस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फिजिक्स इन इंडिया। तो अगर एग्जाम में आएगा कि कौन सा जो है फिलोसफी फिजिक्स की बिगिनिंग बताता है, तो ये वैशेषिका है, वैशेषिका है जो फिजिक्स की बिगिनिंग को बताता है। कणाद वॉज फर्स्ट टू प्रूव दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, ठीक है। एटम जो है वो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटम कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आईज एंड कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो एटम को हम जो है खुली आंखों से नहीं देख सकते, खुली आंख मतलब नेकेड आईज से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते ये, और ये फर्दर डिवाइड भी नहीं किया जा सकता। वैशेषिका शुड गिव इम्पोर्टेंस टू द डिस्कशन ऑफ मटीरियल एलिमेंट्स और द्रव्य जो द्रव्य है, मटेरियल एलिमेंट्स है, उस पे जो है डिस्कशन का एक इम्पोर्टेंस उन्होंने उसको इम्पोर्टेंस दिया था। और देखते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई व्हेन कंबाइंड गिव राइज टू न्यू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो अर्थ है, वाटर है, एयर है, स्काई है, इनको कंबाइन कर दे तो एक नया ऑब्जेक्ट, एक नया जो है तत्व बन जाएगा, ठीक है। मैच करना है हमें, तो देखिए मैचिंग में फर्स्ट हमारा है विक्रम एरा और गुप्ता एरा, और इधर जो है सेकंड में है सका एरा और कली एरा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके, लिस्ट फिर से लिस्ट 1 में है 3000। अच्छा, इसका जो हमें मैच करना है, एक सेकेंड में थोड़ा सा, हाँ जस्ट अ सेकेंड प्लीज, ओके। तो देखिए इसमें दिया हुआ है लिस्ट 2 है हमारा 3102 BC, और बी है हमारा यानी कि 2 है हमारा 320 AD। तो इस तरीके से दिया हुआ है, हमें मैच कराना है। तो देख लीजिए, देखिए विक्रम जो एरा है, याद रखिएगा बार बार आएगा, विक्रम एरा स्टार्टेड बाय द किंग विक्रमादित्य, और कब, 58 BC में, ठीक है। 58 BC में जो विक्रम है, कौन से किंग, विक्रम एरा जो है विक्रमादित्य के द्वारा 58 BC में जो है स्टार्ट किया गया। ऑन द ओकेजन ऑफ हिज विक्ट्री ओवर द शक से जब वो जो है शक को पराजित कर देते हैं, तो इसी उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रमादित्य यानी कि विक्रम एरा का स्टार्ट जो है उसी टाइम कर दिया था। शक एरा वाज स्टार्टेड बाय द कनिष्का इन 78, ठीक है। वो 58 है, और 78 AD में कनिष्क के द्वारा शक एरा स्टार्ट किया गया था। गुप्ता एरा की बात करें तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है 319 से 320 AD में स्टार्ट किया था। और कली एरा की बात करें तो 3102 BC में स्टार्ट किया गया था कली एरा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें गलत और सही बताना है। तो देखिए विक्रम संवत बिगिंस 58 BC, बिल्कुल सही। अभी हमने देखा जाए शक संवत बिगिन इन 78, सही है। गुप्ता एरा 319, बिल्कुल सही है। The Muslim rule in India began in 1192, तो ये भी सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी हम देखेंगे आगे कि जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम का इन्वेजन, तो तराइन का पहला युद्ध था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, वो 1991 में पहला युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध, और जिसमें जो है मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। लेकिन दूसरा ही युद्ध होता है उसके जस्ट एक साल बाद 1192 में, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित होते हैं। तो ये जो है मुस्लिम रूल का स्टार्ट हो जाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। देखते हैं, देखिए विक्रम संवत बिगिन इन 58 AD, शक संवत बिगिन इन 78 AD। गुप्ता डायनेस्टी, अगर देखिए गुप्ता डायनेस्टी अगर फाउंड करने का, ये किसने फाउंड किया था गुप्ता डायनेस्टी, तो आंसर आपका होगा श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त ने फाउंड किया था। हाउ एवर द रीजन ऑफ द चंद्रगुप्ता फर्स्ट इज कंसीडर्ड, सॉरी रीजन नहीं है, रेन ऑफ चंद्रगुप्ता फर्स्ट इज कंसीडर्ड एज द बिगनिंग ऑफ द गुप्ता एरा। तो चंद्रगुप्त एरा जो है फर्स्ट ने गुप्ता एरा को स्टार्ट कर दिया था। ऑल्दो मोहम्मद बिन कासिम अनेक्स द सिंध region in early 8th century, but this period of Muslim rule in India began in 1192, ठीक है। तो जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने जो है 8वीं सेंचुरी में ही जो है आक्रमण कर दिया था, सिंध रीजन को अनेक्स कर लिया था। लेकिन जो मुस्लिम रूल का जो स्टार्ट जो है हम मानते हैं, तो उसको हम 1192 को मानते हैं, आफ्टर विक्ट्री ऑफ द गोरी इन द बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। कब,
जो गोरी है उसकी विक्ट्री जब होती है बैटल ऑफ तराइन में, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में, बहुत ही प्रिसाइसली और स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो, ठीक है। तो सारे उत्तर जो हमारे सही हैं। नेक्स्ट हमारा है द बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेसिन फर्स्ट इज डेटेड इन सगा एरा 465, ये 465 है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा जो है मैंने उसको कर दिया तो 4 पे चला गया ये, ठीक है। 465 में जो है सगा एरा स्टार्ट होता है, ठीक है। पुलकेशिन का देखिए, बादामी जो रॉक इंस्क्रिप्शन है पुलकेशिन का, वो जो है अगर उसको हम डेट देखें तो शक एरा का 465 होता है वो। अगर इसको हम सेम विक्रम संवत में देखना चाहें तो क्या होगा उसका उत्तर। तो करना क्या है आपको कि 465 में हमने देखा शक एरा में, तो जो बादामी का इंस्क्रिप्शन है 465 है, प्लस हमें 78 करना होगा जो शक एरा है, और प्लस हमें 58 करना होगा, तो आ जाएगा 601। यही होगा हमारा जो है विक्रम संवत में जो उनका इंस्क्रिप्शन है उसका डेट, ठीक है। ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है A Chalukya inscription is dated in the year 556 of the Saka era। वो ऑलरेडी सक एरा में है, ठीक है। इट इज इक्विवेलेंट टू, तो किसके इक्विवेलेंट होगा। देखिए सका एरा वाज स्टार्टेड बाय द कनिष्का इन 78 AD। इफ चालुक्य इंस्क्रिप्शन इज डेटेड इन दिस ईयर, ठीक है, चालुक्य इंस्क्रिप्शन इस 556 में हुआ, तो जो है इट इज इक्विवेलेंट टू 556 प्लस 78, ठीक है। 78 जो है हम जोड़ देंगे शकेरा को इसमें। According to the Puranas, the prime place of the चंद्र, देखिए चंद्रवंशी है, चंद्रवंशी रूलर, तो प्राइम जो प्लेस है चंद्रवंशी रूलर का वो कौन सा है, वो प्रतिष्ठानपुर है। कौन सा है, प्रतिष्ठानपुर है, ठीक है। तो जो है पुराना के अनुसार जो चंद्रवंशी राजा थे उनका जो है आपका वो है, वो कहाँ पे है, वो प्रतिष्ठानपुर था, ठीक है। तो देखिए जो 3 प्राइम डायनेस्टी थी, ठीक है, 2 अदर सूर्यवंशी और अग्निवंशी, और तीसरा चंद्रवंश था, ठीक है, किसका, क्षत्रिय वर्ण का, ठीक है। द प्राइम प्लेस ऑफ चंद्रवंशी रूलर वॉज प्रयाग था, लेकिन बाद में क्या होता है कि जो है उसको द्वापर युग में, ठीक है, वहां से शिफ्ट करके प्रतिष्ठानपुर ले आया जाता है, ठीक है। तो ये प्रतिष्ठानपुर कहाँ पे है, झांसी और इलाहाबाद के पास है। कैपिटल ऑफ द मौखरी वॉज, ठीक है, मौखरी जो शासक थे उनका कैपिटल कौन सा था, तो कन्नौज है। मौखरी शासकों का कैपिटल क्या है, कन्नौज है, ठीक है। देखिए मौखरी वर द फ्यूड ऑफ द गुप्तास, वो गुप्तास के फ्यूड मतलब जो है क्या थे वो लोग, जो है ये जो है फ्यूड मतलब होता है आपका सामंत, ठीक है। तो गुप्तास के सामंत थे, हु वर बेसिकली, अब क्या है ना कि द रूलर्स ऑफ द मौखरी डायनेस्टी मेड कन्नौज कैपिटल। अपना जो है गुप्तास के बाद जो है गुप्ता का जब जो है साम्राज्य खत्म हुआ तो मौखरी डायनेस्टी ने अपना जो है कैपिटल कन्नौज को बना लिया, ठीक है। तो ये जो है हमारा मौखरी डायनेस्टी के बारे में था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे वो ये है, अच्छा इसमें ये भी एक देख लेते हैं कि यहाँ इस जो है वंश के इस डायनेस्टी के प्रमुख जो रूलर्स थे वो कौन थे, हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा और ग्रह वर्मा। कौन कौन से थे आपकी, हरिवर्मा, ठीक है, ईशान वर्मा, वंश जो है आदित्य वर्मा, सर्व वर्मा और ग्रह वर्मा, ये जो है इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। देखिए इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द हर्ष इज कंटेन इन, हर्ष के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ पे है, वो कल्हन में है। हरिसेन के उसमें नहीं है, कालिदास में नहीं है, कल्हन में है। तो देखिए डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द हर्षा इज रिसीव्ड फ्रॉम द हर्षचरित, ठीक है। बाण भट्ट का अगर हर्षचरित देखें तो डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि बाण भट्ट क्या थे, हर्ष के जो है कोर्ट पोएट थे, राज दरबारी कवि थे। लेकिन अगर हम और देखें आगे राज तरंगिनी की बात करें तो राज तरंगिनी जो कल्हन ने लिखी है उसमें भी हर्ष के बारे में कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, लेकिन और बाकी जो कालिदास हैं और हरिसेन है उनके बुक्स में ये मेंशन नहीं है, ठीक है। हु हैज़ रिटन द हर्षचरित्र, तो हर्षचरित कितने लिखा आपने जस्ट अभी देखा, बाण भट्ट उनके जो कोर्ट पोएट थे उन्होंने हर्षचरित को लिखा, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए इमिनेंट ऑथर बाण भट्ट कंपोज द टेक्स्ट हर्षचरित, दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ द वर्धन डायनेस्टी, ठीक है। तो वर्धन डायनेस्टी जो हर्षवर्धन है वो वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और ये जो आपका बाण भट्ट ने का जो आपका हर्षचरित है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है वर्धन डायनेस्टी के बारे में, ठीक है।
Author presented the description of his contemporary rulers and biographies of their ancestor. तो हर्ष के जो ancestor थे हर्षवर्धन के और जो उनके साथ में contemporary जो rulers थे उनके बारे में भी इसमें mention है. The capital of हर्ष empire क्या था? कन्नौज था. कन्नौज जो है capital था हर्ष empire का. ठीक है. The Chinese sources revealed that the हर्ष and राजश्री, उनकी sister थी राजश्री, ruled together over कनिष्क. तो कन्नौज में उन दोनों ने मिलके जो है रूल किया. हर्ष शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम कन्नौज टू थानेश्वर. तो देखिए उन्होंने कन्नौज से थानेश्वर अपना जो है कैपिटल शिफ्ट कर लिया था. किसके लिए? अपने सिस्टर को हेल्प करने के लिए, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो युद्ध में मारे गए थे. तो इसलिए अपनी बहन की मदद करने के लिए हर्ष ने कन्नौज से थानेश्वर अपना कैपिटल ट्रांसफर कर लिया था. ठीक है. कन्नौज वॉज द सुटेबल प्लेस टू रूल ओवर द एक्सटेंसिव एम्पायर ऑफ हर्ष. ठीक है. तो कन्नौज जो है बहुत ही सुटेबल जगह थी जहाँ से इतना वास्ट जो एम्पायर था उसको वो जो है उसकी देखभाल कर पाते. एम्परर हर्ष हैज शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कहाँ पे? कन्नौज. ये थानेश्वर से उन्होंने कन्नौज को शिफ्ट किया था अपना कैपिटल. हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज 2 ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशंस. कहाँ पे? कन्नौज में और प्रयाग में. ठीक है. तो ये हर 5 साल पे होता था और जो 6वां कन्वेंशन था उसको वेनसोंग ने प्रिसाइड भी किया था, उसके अध्यक्ष भी थे. देख लेते हैं. देखिए हर्ष हेल्ड massive council of various religion and sects in Kannauj to prove excellence of Mahayana. ठीक है. सारे धर्मों के लोगों को बुलाया गया था. किस लिए? महायान जो सेक्ट है, ठीक है, महायान सेक्ट का की महत्ता को लोगों को समझाने के लिए. According to Chinese evidence, rulers of 20 countries along with their eminent Brahmins, जो ब्राह्मण्स थे, श्रमण थे, मतलब और जो लोग थे, ठीक है ना, ये सारे लोग इकट्ठा हुए थे डिफरेंट कंट्रीज के, इंडिया से भी. और उनका मेन मकसद था हर्ष का कि जो ये आपका महायान है उसका महत्ता, उसका इम्पोर्टेंस लोगों को समझाना. दिस मीट वॉज प्रेसाइडेड बाय द वेनसोंग ने इसके अध्यक्ष थे इस मीटिंग के. द फंक्शन यूज्ड टू बी हेल्ड एट संगम रीजन ऑफ प्रयाग इन एवरी 5th year ऑफ हर्षाज रूल. तो ये जो है जो फंक्शन था वो हर साल जो है हर 5 साल पे कहाँ पे? प्रयाग में जो है ये होता था हर्ष के रूल में. विच इज स्टेटेड एज द महामोक्षा काउंसिल. इसको क्या कहते थे? महामोक्ष काउंसिल भी कहा गया. ठीक है. वेनसोंग हिमसेल्फ अटेंडेड द 6th फंक्शन. तो वेनसोंग ने कौन सा? 6वां फंक्शन जो है अटेंड किया बाय 18 रूलर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज. 18 जो है विभिन्न देशों के जो कंट्रीज के रूलर्स थे उनके साथ ये जो है उन्होंने क्या किया? उसमें प्रतिभागी रहे. नेक्स्ट हमारा है द प्लेस इन यूपी वेयर द हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज द बुद्ध मेग कन्वेंशन. ठीक है ना. तो ये कहाँ पे था? प्रयाग में था. प्रयाग में जो है कन्वेंशन हुआ था. एम्परर हर्ष साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर. तो नर्मदा रिवर में जो साउथवर्ड मार्च था वो स्टॉप कर दिया गया था. राष्ट्रकूट के एक शासक थे पुलकेशिन II. देख लेते हैं. देखिए एम्परर हर्षा साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाय द पुलकेशिन II, चालुक्यन रूलर हु डिफीटेड हर्षा. ठीक है. तो चालुक्यन रूलर थे कौन? पुलकेशिन II, जिन्होंने हर्ष को डिफीट किया था. उनका जो है क्या हुआ था कि वो जो है मार्च जो उनका था साउथ की तरफ, डेक्कन की तरफ, वो जो है आज के जो पुलकेशिन थे वो अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र और कर्नाटका के आसपास का जो एरिया था उसको जो है वो रूल करते थे. तो वो नर्मदा नदी के आगे नहीं बढ़ पाए. कौन? हर्ष, क्योंकि पुलकेशिन II एक राष्ट्रकूट रूलर थे जिन्होंने उनको डिफीट कर दिया था. ठीक है. और ये कहाँ पे मेंशन है? ये ऐहोल इंस्क्रिप्शन में मेंशन है. अब पुलकेशिन II, पुलकेशिन जब लोग जीतते थे तो तुरंत जो है एक इंस्क्रिप्शन बनवा देते थे, शिलालेख बनवा देते थे कि मैंने ये अच्छा काम किया और मैं इस जो है इसमें विक्ट्री में मेरी हुई है. ठीक है. और देखिए पुलकेशिन II के ऐहोल में तो है ही, साथ में वेनसोंग के जो है जो उसमें उनकी रचनाएं थी उसमें भी मेंशन है. अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हु हैड डिफीटेड हर्षवर्धन. किसने जो हर्षवर्धन को डिफीट किया? तो आपका जो सही उत्तर है वो पुलकेशिन II ने किया है. हर्षवर्धन का समय है 606 से 647. असेंडेड द थ्रोन ऑफ द थानेश्वर एंड कन्नौज ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर राज्यवर्धन. तो राज्यवर्धन की डेथ के बाद ये जो है राजा बनते हैं और थानेश्वर और कन्नौज के राजा बनते हैं. ही कंसोलिडेटेड द किंगडम इन नॉर्दर्न इंडिया एंड 620 AD ही invaded Chalukya kingdom in the Deccan and which was then ruled by the Pulkesin II. तो सॉरी ये चालुक्य रूलर होते हैं. तो चालुक्य के जो रूलर होते हैं पुलकेशिन II, उनको जो है डिफीट किया किसने?
हर्षवर्धन ने, ठीक है। कब किया? 620 एडी में किया। बट द चालुक्य रेजिस्टेंस प्रूव टफ एंड ही वॉज डिफीटेड बाय द पुलकेशिन सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकेंड विक्ट्री ओवर हर्ष। तो हर्ष की विक्ट्री के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा समय था, तो समय हमें एग्जैक्टली पूछा जा रहा है, देखते हैं। देखिए जो साउथवर्ड मार्च किए थे नर्मदा नदी पे, उनको रोक दिया गया था, किसके द्वारा? चालुक्य जो है रूलर पुलकेशिन सेकेंड द्वारा। मैं बार बार जो है राष्ट्रकूट कह रही थी, आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट नहीं है, चालुक्य रूलर है पुलकेशिन सेकेंड, उनके द्वारा जो है उनको रोक दिया गया था नर्मदा नदी पे ही। और मैंने बताया कि कर्नाटक और जो है आपका महाराष्ट्र के एरिया में वो रूल कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए। और ये जो चालुक्य लोग थे उनकी कैपिटल थी बादामी। कौन सी कैपिटल थी? बादामी कैपिटल थी उनकी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तो ये जो एग्जैक्ट हमें जो पता लगाना ये बहुत कठिन हो जाता है कि कब जो है ये इनका समय था, ये कब जो है मार्च किए थे। लेकिन अगर हम ये देख लें कि ऐहोल का जो इंस्क्रिप्शन था वो 634 में था, और लोहनारा का इंस्क्रिप्शन था पुलकेशिन का 630 में, जिसमें जो है मेंशन नहीं हुआ है डिफीट के बारे में, ठीक है। और ऐहोल के इंस्क्रिप्शन में मेंशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये 630 और 634 के बीच का ये टाइम रहा होगा, एग्जैक्ट टाइम बताना मुश्किल है। नेक्स्ट हमारा है पोएट बाण वॉज इन हैबिटेशन ऑफ। तो जो बाण भट्ट थे, जो पोएट बाण थे, वो कहाँ पे उनका निवास स्थान था? तो देखिए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, थानेश्वर और भोजपुर, ये कहीं भी नहीं था। देखिए बाण भट्ट अ पोएट वॉज बॉर्न इन प्रथिकुटु। क्या है? प्रथिकुटा। प्रथिकुटा एक जगह है, कहाँ पे? जो सोन रिवर है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में है ये प्रथिकुटा। सोन रिवर में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक है, बाण का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन हुज रेन पीरियड ऑफ चाइनीज ट्रेवलर वेनसोंग विजिटेड इंडिया। देखिए हर्ष के समय में वेनसोंग इंडिया में आए थे। देखिए The arrival of Wensong was most important event of the Harsa's period. His desire to visit to the places related to the Mahatma Buddha and study the Bodhi test, which was available in India. He departed for India in 629 AD from the Changan, the capital of the Thang ruler. तो थांग रूलर का जो कैपिटल था वो चंगन था। तो चंगन से उन्होंने 629 एडी में इंडिया को डिपार्चर कर दिया, इंडिया के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने अपनी बुक लिखी, अब जो है इंडिया की टूर में जो इंडिया के टूर में जो भी चीज़ें जो उन्होंने देखी समझी, तो उसका नाम क्या है? CU की। क्या नाम है? CU की, ठीक है, उनके बुक का नाम है, इंडिया के ऊपर है ये। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षवर्धना। तो सही उत्तर हमारा है वेनसोंग जो है विजिट किए थे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाँ देखिए चाइनीज ट्रेवलर हुआन चोंग को वेनसोंग भी कहते हैं, हु विजिटेड इंडिया, रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया एट द टाइम। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा हमारा सही है? देखिए फर्स्ट है द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक बार वो खुद ही जो है लूटे गए थे, तो ये तो है गलत हो गया। सेकेंड है as regards punishment for the offences ordered by fire, water, poison were instrumental for the determining innocence or guilt of the person। तो अगर किसी को निर्दोष साबित करना हो तो पॉइजन दे के, वाटर में डुबा के, और जो है आपका फायर में जो है जाने के लिए कह के, ये सारी चीज़ों से उसका जो है परीक्षण किया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो ये बिल्कुल सही है, ऐसा होता था, ये चीज़ होती थी। नेक्स्ट हमारा है द ट्रेड्समैन हैड टू पे द ड्यूटीज एट फेरीज एंड बॉर्डर स्टेशंस। बिल्कुल सही है कि बॉर्डर स्टेशन पे जाने के लिए जो ट्रेड्समैन होते थे उनको ड्यूटीज़ पे करनी होती थी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये हमारा जो 2 और 3 सही होना चाहिए। हाँ देखिए 2 3 सही है, बाकी एक जो हमारा है वो गलत हो जाता है। देखिए वेनसोंग स्टेड इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, 15 साल इंडिया में रहे, एंड विजिटेड ऑलमोस्ट एवरी प्रोविंस ऑफ द कंट्री। अकॉर्डिंग टू वेनसोंग द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर नॉट कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम द रॉबरी। नहीं इम्यून था। ही हिमसेल्फ वॉज रॉब्ड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग दिस उनके अपने ट्रेवल्स के टाइम पे, अपने जो है जब वो इंडिया में उनके जो है रहने के समय में वो कई बार उनको लूटा गया था। तो हमारा ए तो इनकरेक्ट हो गया। एंड वेनसोंग पनिशमेंट ऑफ क्राइम वॉज हार्श ड्यूरिंग दैट टाइम, बहुत ही हार्श पनिशमेंट हुआ करता था।
कौन सा था, देखिए उनको उनकी परीक्षा जो है फायर, वाटर, पॉइजन, वॉर, ये सब जो है देके उनको परीक्षा, अगर वो इनोसेंट साबित करना हुआ तो इस तरीके से की जाती थी. From the records of Wayne Song, this fact is highlighted that tax was levied on the trade routes, bank of rivers, products and goods, etc., by which the state collected ample amount of money. Therefore, the statement 2 and 3 correct. ठीक है, तो मतलब जो है ये जो आपका ये था टैक्स था वो कलेक्ट किया जाता था ट्रेडर्स से. Who sent Wayne Song as an emissary in the court of Harsh? तो ये क्या है, सही उत्तर हमारा क्या है, देखिए वेन सॉन्ग वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ ताई सुंग. ठीक है, ताई सुंग के कंटेम्प्रेरी थे वेन सॉन्ग. ताई सुंग हैड बैंड द फॉरेन टूर्स इन वेस्ट for his citizens, but Wayne Song came to India by the Silk Route in 627 AD. After 13 years of his migration, when he went back to the China, the emperor welcomed him and appointed him as the spiritual advisor. On emperor's request, he composed the experiences in a record of western regions. ठीक है, तो किसी ने नहीं भेजा था, ये ताइसुंग के जो है समकालिक थे और उन्होंने इवन बैन कर दिया था कि वेस्ट की तरफ, मतलब चाइना के लिए इंडिया वेस्ट है, तो वेस्ट की तरफ कोई जाएगा नहीं, और वो जो है खुद से वो इंडिया की तरफ मूव कर चुके थे 627 एडी में. और लगभग 13 साल रहने के बाद जब वो चाइना गए तो जो है ताइसुंग ने खुद ही उनको रिक्वेस्ट किया, उनको वेलकम किया और कहा कि जो एक बुक लिखी है अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में. तो उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है अ रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स. ठीक है, समझ में आया, ठीक है. अब नेक्स्ट जो हमारा है वो ये है कि ड्यूरिंग द वेन सॉन्ग टूर इन इंडिया, मोस्ट फेमस सिटी ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन के लिए, प्रोडक्शन के लिए कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट सिटी थी, तो ये मथुरा थी. ठीक है, तो मथुरा अभी जो है वहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी. Traveler of China, Wayne Song arrived India during the Harsa period and stayed here for almost 15 years. According to Wayne Song, Mathura was the famous for production of cotton. He mentioned that the reason for the prosperity of Thaneshwar was its trade. ठीक है, उन्होंने कहा कि मथुरा जो है बहुत प्रॉस्परस रीजन था कॉटन के प्रोडक्शन के लिए. और अगर हम देखें तो थानेश्वर की जो प्रॉस्पेरिटी थी उसका जो मेन जो कारण था वो क्या था, वो जो है कॉटन टेक्सटाइल का जो है मथुरा में ग्रो होना और वहाँ से थानेश्वर का ट्रेड होना था. उज्जैनी एज वेल एज कन्नौज वर द इकोनॉमिकली प्रॉस्परस टू. तो अगर हम उज्जैनी की बात करें या फिर हम कन्नौज की बात करें तो वो भी बहुत प्रॉस्परस एरियाज थे. द टर्म कौशेया वॉज बीन यूज फॉर, तो देखिए कौशेया का जो मतलब है वो सिल्क से है, तो सिल्क जो है सिल्क के लिए कौशेया का मतलब जो है निकाला जाता है. ठीक है, तो गुप्ता जो है गुप्ता में और पोस्ट गुप्ता में, लेटर गुप्ता में द वर्ड कौशेया वॉज यूज टू डिनोट कॉटन. नेक्स्ट हमारा चाइनीज ट्रेवलर वेन सॉन्ग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी. कहाँ पे, तो चाइनीज ट्रेवलर जो वेन सॉन्ग है वो नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की थी. कहाँ पे की थी, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था उन्होंने. ठीक है, ट्रेवलर ऑफ चाइना वेन सॉन्ग अराइव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द हर्सा पीरियड एंड वेंट टू नालंदा यूनिवर्सिटी 637 AD. आचार्य सीलभद्र, कौन थे, आचार्य सीलभद्र जो है वो क्या थे, वाइस चांसलर थे उस टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी के. ठीक है, ही लर्न योग शास्त्र एंड देयर ऑलमोस्ट 1.5 year. तो 1.5 साल उन्होंने योग शास्त्र का अध्ययन किया वहाँ पे. ही ऑल्सो डिलीवर्ड अ स्पीच ड्यूरिंग हिज सेकेंड विजिट टू नालंदा यूनिवर्सिटी. तो जब दूसरी बार वो नालंदा यूनिवर्सिटी गए तो एक जो है स्पीच में दिया था उन्होंने वहाँ पे. द मेजर रीजन बिहाइंड द रिमेम्बरिंग वेन सॉन्ग इज, क्या है, कंपोजिशन ऑफ सी यू की. उन्होंने सी यू की का कंपोजिशन किया था, इसलिए हम जो है ज़्यादा उनको याद करते हैं. ठीक है, सीयू की क्या थी, उनकी जर्नी के बारे में थे. इंडिया में जब उन्होंने ट्रैवल किया था और 15 ईयर्स के लिए वो इंडिया में थे, तो उनके सारे एक्सपीरियंसेस का एक जो पोर्टली है वो सारी वो कौन सी है, सीयू की. और किताब में सब कुछ उन्होंने बांट दिया है. ठीक है, ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज कंपोजिशन एज इट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट इंडिया. ठीक है, द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड, क्या है, भीनमल वॉज. ठीक है, तो चाइनीज यात्री जिन्होंने भीनमाल की यात्रा की, तो भीनमाल की यात्रा किसने की थी, तो देखिए भीनमाल की यात्रा भी जो है वेन सॉन्ग ने ही की थी. किसने की था, वेन सॉन्ग ने. देखते हैं. Wayne Song was the Chinese traveler who arrived in India during the Hars period and he also arrived to Bheenmal. ठीक है, भीनमाल भी आए थे. His composition is known as Si Yu Ki and he was Buddhist. ठीक है, फेमस ट्रेवलॉग सी यू की इज लिंक टू.
तो ये किससे लिंक है, ये जो है आपकी लिंक है वेनसोंग से, ठीक है। सी यू की बुद्धिस्ट रिकॉर्ड कंपोज्ड बाय द चाइनीज ट्रेवलर्स वेनसोंग, इट कंसिस्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ दिस ट्रेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइनीज ट्रेवलर इत्सिंग वाज ऑन द टूर ऑफ द बिहार इन अबाउट, तो देखिए वो कब आए थे, तो सही उत्तर इसमें कोई नहीं है। तो देखिए with his desire to see the relics of the Buddhism, Chinese traveler Itzing with his 35 Buddhist associates decided to travel to the Western countries in 671 to 672 AD। तो 671-72 में जो है वो अपने 37 अपने एसोसिएट्स के साथ, बुद्धिस्ट एसोसिएट्स के साथ इंडिया आए। लेटर ही एसोसिएटेड विद एसोसिएट लेफ्ट हिम, बाद में जो उनके जो एसोसिएट्स जो उनके साथ आए थे, उनके मित्रगण थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया। एंड ही अलोन मूव टू इंडिया फ्रॉम द कैंटन सिटी, ठीक है। तो कैंटन सिटी से वो इंडिया में अकेले ही आ गए। ही केम टू इंडिया थ्रू वेस्टर्न सी रूट एंड रिटर्न टू चाइना इन 693 टू 94 AD वाया सुमात्रा। तो इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ से आए, ये वेस्टर्न सी रूट से जो है आए इंडिया में, वेस्टर्न सी रूट से इंडिया में आए और इंडिया को उन्होंने 693 टू 94 में सुमात्रा के थ्रू उन्होंने छोड़ दिया। नेक्स्ट हमारा चाइनीज राइटर्स मेंशन इंडिया बाय नेम्स ऑफ, तो चाइनीज जो यात्री हैं वो इंडिया को किस नाम से जानते हैं, तो यिन तुन, ठीक है, यिन तू, क्या नाम से जानते हैं, यिन तू। तो एंशिएंट डेज चाइनीज ट्रेवलर्स मेंशन इंडिया बाय द नेम ऑफ द यन तू और थियान तू, ठीक है, विच मीन्स द वेरिएशन ऑफ हिंदू और सिंधु, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ डिस्ट्रॉयड बाय, तो जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था, मुस्लिम्स ने किया था, और देखें तो बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम तिब्बत, चाइना, ग्रीस, पर्सिया। इट वॉज रैंसैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय द आर्मी ऑफ बख्तियार खिलजी, तो उसको जो है उसको लूट लिया, इसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड एंड ऑफ द 12th century 1193 इट कैन बी सीन एज द coup de grace, फाइनल ब्लो, मतलब फाइनल ब्लो टू द डिक्लाइन ऑफ द बुद्धिज्म इन इंडिया। तो बुद्धिज्म को सबसे बड़ा जो है आघात उसी समय लगा था जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विहार वॉज डिस्ट्रॉयड बाय, किसने, बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था, अभी हमने जस्ट देखा। द मोस्ट एंशिएंट मॉनेस्ट्री इन इंडिया, सबसे एंशिएंट मॉनेस्ट्री नालंदा विहार थी। देखिए in the above given options, the Nalanda is the most ancient monastery in India, located at the Badgaon, 46 kilometer away from the Patna, Bihar, ठीक है। सॉरी, एक्चुअली इसमें मुझे पॉज करने का आइडिया नहीं है, इसमें पॉज होता नहीं जिस ऐप को मैं यूज़ कर रही हूँ, और कोई ऐप मुझे आइडिया नहीं कि कैसे इसको करते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई आइडिया तो आप बता सकते हैं, क्योंकि वन गो में ही मैं जो वीडियोस बनाती हूँ वन गो में ही बनाती हूँ, और मैं अभी एडिट करना मैं सीख रही हूँ, तो मे बी मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि मैं एडिट कर पाऊँ, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते बोलते मुझे प्यास लग जाती है, तो फिर मैं जो है हो नहीं पाता है, तो वन ही गो में, एक ही गो में पूरी वीडियो बनती है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ इसमें अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो चलते हैं आगे, एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट प्लीज़। देखिए, in the above given option, the Nalanda is the most ancient monastery in India, located at the Badgaon, 64 km away from the Patna, Bihar. The history of Nalanda and the ancient university town of Bihar goes back to the days of the Buddha and Mahavira in 6th century BC. तो ये जो है आपका जो बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो है नालंदा जो बिहार है वो सबसे पुराना बिहार है, 6th सेंचुरी के आसपास का है। ये बडगांव से 64 किलोमीटर के लगभग पटना के पास है ये, ठीक है ना। ये बहुत ही बड़ा लर्निंग सेंटर था बुद्धिज़्म का, और चाहे वो बुद्ध भगवान का देखें, महावीर का देखें, तो ये 6th सेंचुरी में बहुत ही बड़ा जो है लर्निंग पॉइंट था। However, excavation have not been revealed anything to suggest that the site was occupied before the Gupta period, ठीक है। 5th century AD, कुमारा गुप्ता was the first to donate आपका नालंदा मोनेस्ट्री। तो देखिए नालंदा मोनेस्ट्री को पहली बार जो जिन्होंने डोनेशन दिया था वो जो है कौन थे, वो कुमार गुप्त थे, ठीक है। बुद्ध गुप्ता एंड तथागत गुप्ता एंड बालादित्य also donated to the monastery after him। तो कुमारादित्य ने डोनेट किया था, उसके बाद फिर जो है कौन कौन से, बुद्ध गुप्ता, तथागत गुप्त और बालादित्य,
उसके बाद इन लोगों ने डोमिनेट किया। एक बार याद रखिएगा, एक बार ध्यान रखिएगा किसने किसने दान दिया था, किसने किसने डोनेट किया था। तो एक तो कुमारगुप्त हो गया, फिर तथागत गुप्त हो गया, फिर बालादित्य हो गया, और उसके बाद फिर जो है इन लोगों ने कुमारगुप्त के बाद डोनेट किया था। नालंदा इज लोकेटेड एट, कहाँ पे लोकेट है, बिहार में है। ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड मेन बिजनेस सेंटर वॉज, ठीक है, तो जो मेन बिजनेस सेंटर था वो कौन सा था गुप्ता पीरियड में, कन्नौज था जो मेन बिजनेस सेंटर था। ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड द बिजनेस सेंटर वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कन्नौज टू उज्जैन, फ्रॉम उज्जैन, ठीक है, उज्जैन से कन्नौज आ गई थी, शिफ्टेड टू कन्नौज फ्रॉम उज्जैन, ठीक है। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड द इंपॉर्टेंस ऑफ द उज्जैन इज इंक्रीज्ड एज चंद्रगुप्ता सेकेंड मेड सेकेंड कैपिटल। तो देखिए गुप्ता के पीरियड के टाइम पे जो इम्पोर्टेंस का था उज्जैन का वो इंक्रीज हो गया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, सॉरी मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त सेकंड थे, उन्होंने इसको अपना कैपिटल बना दिया था, अपना जो है एक केंद्र बना लिया था, ठीक है, राजधानी उसको कहते हैं। ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड हर्षा मेड कन्नौज एज द कैपिटल इन द प्लेस ऑफ द थानेश्वर, ठीक है, तो थानेश्वर की जगह जो है कन्नौज को जो है हर्ष ने अपने टाइम पे, गुप्ता के बाद हर्ष ने जो है उसको जो है अपना कैपिटल बनाया। एज कन्नौज वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड जमुना, तो दोनों ही गंगा जमुना के बैंक पे थी। इट वॉज द प्लेस ऑफ द बिजनेस इंपॉर्टेंस एंड बिकेम द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन फॉर 3 पावर्स, 3 पावर के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गए, इसीलिए जो है ट्राईपार्टेट, जो त्रिपक्षीय, जो त्रिकोणीय जो युद्ध था, है ना, जो वो था, ये किसके किसके बीच में था, कन्नौज को लेके, ये था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट को लेके था। नेक्स्ट हमारा असर्शन और रीजन है, द मेन फीचर ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन द प्री गुप्ता पीरियड वाज द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म, ठीक है, फ्यूडलिज्म बिल्कुल था वहाँ पे। तो लैंड ओनर मिडिल क्लास एंड द डिपेंडेंट पीजेंट क्लास केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिस पीरियड। तो मुझे लगता है हाँ ये बिल्कुल दोनों सही है, क्योंकि जो नगर थे, जो शहर थे उस टाइम, वो सब जो है बिल्कुल धराशायी हो रहे थे और गांवों का डेवलपमेंट हो रहा था गुप्ता पीरियड में। क्यों? क्योंकि फ्यूडलिज्म जो सामंतवाद था वो बढ़ रहा था, और मिडिल क्लास जो लैंड ओनर थे एंड द डिपेंडेंट पीजेंट्स क्लास केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, वो जो डिपेंडेंट पीजेंट्स क्लास थी वो जो है उन लोग का एक उस शुरुआत हो गया कि डिपेंडेंट पीजेंट क्लास, और जो है सामंतवाद की वजह से ये सारी चीज़ें शुरू हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। क्या फ्यूडल सिस्टम का एलिमेंट था? अ वेरी शॉर्ट सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी। शॉर्ट सेंट्रलाइज बिल्कुल सही है, सेंट्रलाइजेशन कम था, और जो प्रोविंशियल जो आपकी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल एंड लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये बिल्कुल सही है। जब सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, केंद्रीकरण नहीं होगा, अगर जो है कहीं कहीं पे केंद्रीकरण कहीं कहीं जरूरी हो जाता है ना। हमारे संविधान में डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि देखिए अगर हम स्वायत्ता देते हैं, इतनी ज़्यादा स्वायत्ता दे देते हैं कि वो अपना एक स्टेट अपना अलग राज्य डिमांड कर दे, तो वो भी हमारे देश की यूनिटी के लिए सही नहीं होगा। यही यहाँ पे भी हुआ। सेंट्रलाइजेशन में क्या था कि जो राजा थे वो सारे सत्ता को अपने हाथ में लेके नहीं रख पाए। सारी सत्ता मत रखिए, लेकिन सारी जो पावर थी वो बिल्कुल ही डिस्ट्रीब्यूटेड थी, और जो सामंत थे वो अपने आप को राजा समझने लगे, तो ये प्रॉब्लम थी। इमरजेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लैंड, बिल्कुल सही है। क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वसाल रिलेशनशिप, लॉर्ड और वसाल, ठीक है, लॉर्ड और वसाल का रिलेशनशिप, वसाल मतलब होता है सामंत उनके, और लॉर्ड, ठीक है, डेवलप्ड, सामंत नहीं कह सकते, किसान जो होते हैं उस तरह के किसान थोड़े होते हैं उनका, और जो है लॉर्ड का एक रिलेशनशिप मेंटेन हो गया। एंड द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड, ठीक है, तो फ्यूडल लॉर्ड और ओवरलॉर्ड में, तो देखिए ये यहाँ पे 2 और 3 फर्स्ट एक बार फिर से देखते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज, नहीं, सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं, सेंट्रलाइज नहीं थी, वही मैं बता रही हूँ कि सेंट्रलाइज नहीं थी, इसीलिए जो है सब टूट गया और सब सामंत आ गया। तो उत्तर जो हमारा है 2 और 3 सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इंडिया हैज अ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। द सिस्टम वाज लेड ड्यूरिंग द सका कुशाना पीरियड एंड इट गेन्ड द हाइट ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस था फ्यूडल सिस्टम का यहाँ पे, और ये जो है सिस्टम जो है शक और कुषाण के पीरियड में स्टार्ट हुआ और बहुत ज़्यादा हो गया राजपूत के पीरियड में। फ्यूडल मतलब सामंतवाद, सामंतवाद का जो सिस्टम था इंडिया में रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द कुषाना, राजपूत, सल्तनत और मुगल पीरियड। तो सामंतवाद जो था वो जो है एक बहुत ही इंटीग्रल, बहुत ही अभिन्न अंग बन गया, चाहे वो कुषाण पीरियड की बात करें, चाहे वो राजपूत की बात करें, चाहे वो सल्तनत की बात करें, चाहे वो मौर्यन पीरियड की बात करें, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम हैड
a strong authority which used to divide their empire into the several parts. ठीक है, feudal system में क्या है, strong authority थी which had a strong authority and which used to divide their empires into the several parts and नेविगेट इट थ्रू द फ्यूडल्स. तो अपनी जो पावर थी वो फ्यूडल्स में अपने जो है अपने प्रोविंसेस में उन्होंने डिवाइड कर दिया था और फ्यूडल्स को बोल दिया गया था, जो सामंत थे कि उनको पावर दे दी गई थी कि आप जो है इसको संभालिए. फ्यूडल्स वर रिलेटिवली इन अ वीक पोजीशन. फ्यूडल्स हमेशा वीक पोजीशन में थे एज दे यूज टू फॉलो द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द किंग्स सेंट्रल अथॉरिटी. तो वो वीक पोजीशन में थे, वो किंग की अथॉरिटी को उनको मानना पड़ता था. फ्यूडल्स हैड द राइट टू कलेक्ट टैक्स, लेकिन फ्यूडल्स के पास कलेक्ट करने का, टैक्स को कलेक्ट करने का अधिकार था. एंड राइट टू गवर्न, और गवर्न करने का भी अधिकार था. द रिलेशनशिप ऑफ द मास्टर एंड द स्लेव बिटवीन द किंग एंड फ्यूडल इज नॉट फाउंड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, लेकिन अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, हम रोमन एम्पायर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. रोमन में तो यही चीज़ चल रहा था. इंडिया के बारे में अगर बात करें, और धीरे धीरे चीज़ भी टूटा वहाँ पे. इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं था. इंडियन फ्यूडल सिस्टम वॉज डिफरेंट फ्रॉम द फ्यूडल सिस्टम ऑफ यूरोप. वो जो है यूरोप से अलग था कहीं ना कहीं. ठीक है. इट ऑल्सो शोज द इमरजेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लैंड. किस पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इमर्ज हुआ, किस पे, कंट्रोल पे, लैंड का किसका कंट्रोल है और किसका अधिकार है उस पे. ठीक है. अगर फ्यूडल सिस्टम, देखिए जो टॉपिक आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा है, जो बहुत ही जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. मैं अलग से उसकी वीडियो बना दूंगी. अदरवाइज मैं अगर एक जो है, अब इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ. ठीक है, लेकिन टाइम इतना कम है, टाइम लिमिट इतना ज़्यादा नहीं है मेरे पास कि मैं उसको एक्सप्लेन करती रहूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि देखिए फ्यूडल जो सिस्टम है उस पर पूरा चैप्टर है आपके एनसीईआरटी की, 11th क्लास के एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर ही है उसी पे. तो अगर आपको कोई भी चीज़ जो क्लियर नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल जो है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं. मैं उसको कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी किसी और वीडियो में अलग से उसको मैं आपको वहाँ पर क्लियर करा दूँ. ठीक है, थैंक यू. अब है नेक्स्ट हमारा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. उसको हम नेक्स्ट वाले क्लास में स्टार्ट करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.